आज अपने न्यूक्लियर फिजिक्स पार्ट 4 करेंगे और न्यूक्लियर फिजिक्स पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैं पहले करवा चुका हूं और वो लास्ट वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इससे जो लास्ट वीडियो था उसका जो लिंक ऊपर आई बटन में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो पिछले वीडियो में अपने न्यूक्लियर फिजिक्स की इंट्रोडक्शंस की थी कुछ और उसके बाद अपने बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात की थी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में बात की थी। ठीक है जी। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के द्वारा ही बनाया जाता है। तो देखिए क्या होते हैं। सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसको अपने क्या लिखते हैं, बी बार भी लिखते हैं। ठीक है जी, बी बार भी लिखते हैं। और जितनी बाइंडिंग एनर्जी होती है किसी भी तत्व की और उस तत्व में कितने न्यूक्लियनों की संख्या है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या से भाग दें अगर बाइंडिंग एनर्जी को, तो अपने पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाता है। ठीक है, इतना अपने को पता है। और बात कि जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होएगी मैक्सिमम होएगी, कोई भी तत्व उतना ही अधिक क्या होएगा, स्थायी होएगा, उतना ही क्या होएगा, स्थायी होएगा। ठीक है जी, ये भी पता है अपने को। ठीक है। और अब देखिए, अब इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है जो इसका अपने द्रव्यमान संख्या ए के साथ एक कर्व बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपने पास, बाइंडिंग एनर्जी कर्व या बंधन ऊर्जा वक्र भी बोलते हैं हिंदी में। तो इसको क्या बोलते हैं अपने, बंधन ऊर्जा वक्र। क्या होता है ये, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या ए के साथ जब वक्र बनाया जाता है, जब कर्व बनाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा वक्र। ठीक है, इतना समझा गया। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन हिंदी में। ठीक है। अब देखिए, जब इसको बनाते हैं तो एक बात ध्यान रखना कि जो ड्यूट्रॉन होता है, ड्यूट्रॉन जो कि हाइड्रोजन का एक क्या है, एक समस्थानिक है। हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। समस्थानिकों के बारे में पार्ट फर्स्ट में बताया गया है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है जी। समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, सब कुछ डिटेल से बताया गया। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप अभी ये वीडियो देखने लगे हैं तो आपको कोई इसमें कम समझ आएगा। आप पार्ट फर्स्ट देखिए, फिर सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, आपको एक भी डाउट इस वीडियो में नहीं आएगा। तो देखिए, ड्यूट्रॉन एक हाइड्रोजन का क्या है, समस्थानिक है, जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो अपने पास 8 नहीं है, वो है अपने पास 5.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि मैं किसी अल्फा कण की बात करूं, उसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी अपने पास आती है तो वो आती है 6.0778 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, 07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपने को क्या पता लगता है यहाँ से कि अल्फा कण की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो ज़्यादा है ड्यूट्रॉन से, ये वाली चीज़ ज़्यादा है ना, तो अल्फा कण क्या होएगा, ज़्यादा स्थायी होएगा और इसको तोड़ने के लिए अपने को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होएगी। ठीक है, इतना समझ अपने को आ गया है। अब इसके कर्व के बारे में बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो अपने पास क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये अपने पास क्या है, बी बार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किस में है, ये ध्यान रखना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है अपने पास। शुरुआत अपने हाइड्रोजन से करते हैं, हाइड्रोजन से, और ये द्रव्यमान संख्या ए है। तो इसके लिए जो द्रव्यमान क्या संख्या क्या होगी, 2। हाइड्रोजन 1H2 होता है ना, तो 2 है, 1H1 होता है। और अपने ड्यूट्रॉन की बात करें तो 1H2 आएगा। यहाँ पे ड्यूट्रॉन की बात करें तो ड्यूट्रॉन अपने पास 1H2,
इसके लिए ये अपने पास हाइड्रोजन के लिए क्या आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी। इसके बाद मैं हीलियम के लिए निकालता हूँ तो यही जहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 1 या 2He4, 2He4 ये हीलियम के लिए आता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हीलियम में ज़्यादा स्थायी कौन होएगा, 1H2 या 2He4 ज़्यादा कौन सा स्थायी होएगा, तो सबसे ज़्यादा स्थायी यही होएगा, हीलियम 2 हीलियम 4, ठीक है। इसकी अपेक्षा ये स्थायी होएगा, सबसे ज़्यादा नहीं, इस 1H2 की अपेक्षा 2He4 ज़्यादा स्थायी होएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब देखो इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं, अपने सब कुछ इसमें आ जाएगा। सबसे पहले कि जितनी भी बाइंडिंग एनर्जीज आ रही है वो सारी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, सारी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, धनात्मक आ रही है। बाइंडिंग एनर्जी सारे तत्वों की निकाल रहा हूँ तो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, कोई भी इस कर्व के नीचे नहीं जा रहा, कोई भी इस कर्व के नीचे नहीं जा रहा। ये जीरो होता है ना अपने पास ओरिजिन, उसके नीचे कोई भी नहीं जा रहा, तो कोई भी नेगेटिव में तो नहीं है, सारे एक पॉजिटिव वक्र में जा रहे हैं। इसका मतलब कि किसी भी नाभिक को तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी ही पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। नाभिक को तोड़ना या नाभिक का विखंडन करना, विखंडन भी बोलते हैं उसको, कि उसको ऊर्जा देनी ही पड़ेगी, उसके बिना दिए बिना काम नहीं चलेगा, वो नहीं टूटेगा जी, ठीक है। नाभिक को तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी ही पड़ेगी, ठीक है। एक बात ये आ गई, ठीक है। अगर अपने और बात करें इसके सेकंड पॉइंट की, कि जैसे जैसे ये अपने द्रव्यमान संख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। वैसे वैसे क्या बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, यहाँ से स्टार्ट हुई थी, फिर यहाँ पे, फिर बढ़ रही है ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार क्या पता लगता है, जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है, यानी न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे अपना तत्व क्या होता है, स्थायी होता जाता है, वैसे वैसे अपना तत्व क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि Fe56 जो कि मैक्सिमम 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी रखता है अपने पास, जिसको अपने क्या बोलते हैं, आयरन या लोहा, लोहा सबसे स्थायी तत्व है। इसलिए धरती के गर्भगृह में या उसके सेंट्रेड में जो लोहा अपने को पिघली अवस्था में मिल जाता है, वो किसी अन्य तत्व के साथ नहीं मिलता, शुद्ध अवस्था में मिल जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद, लोहे के बाद ये लगातार कम होती जाती है। यानी अगर मैं बात करूं इसमें 20 से लेकर 130 के बीच में, 20 से लेकर 130 के बीच में जिनका भी परमाणु द्रव्यमान आता है, जिन तत्वों का परमाणु द्रव्यमान आता है, वो सारे क्या है, लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास बाइंडिंग एनर्जी रखते हैं, मतलब वो ज़्यादा स्थायी होते हैं अन्य तत्वों की तुलना में। लेकिन 20 से कम वाले, उनकी क्या है, थोड़ी सी कम है अपने पास एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है अपने पास, कम है, और जबकि 130 के बाद ये कम हो जाती है, मतलब ये मध्यवर्ती आ गई, ये मध्यवर्ती परमाणु आ गए। इसके अलावा तो सारे क्या अपने पास अस्थायी तत्व है, ये बीच वाले ज़्यादा स्थायी तत्व अपने पास स्थायित्व ज़्यादा शो करते हैं, ठीक है जी। ये समझ आ गया आपको, ओके। अपने और इसके बारे में बात करें, जगह कम है तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप भी, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आता है कि थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव एनर्जी वक्र के लिए, मध्यवर्तियों के लिए हो गया, स्थायी कौन सा हो गया, वो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट बात करते हैं अपने, इसके लिए क्या है 4, इसके लिए क्या है 12, और इसके लिए क्या है अपने पास 16, और उसके लिए कितने अपने 32। एक बात ध्यान रखते हैं अपने, थोड़ा सा देखना कि जिन भी तत्वों का 4, 12 और 16, 32 है, उनके लिए एक पीक प्राप्त होती है, एक शिखर पॉइंट प्राप्त हो रहा है। मतलब जितने भी ये पॉइंट्स है, ये ज़्यादा स्थायी है अपने
निकटवर्ती परमाणुओं से, निकटवर्ती परमाणुओं से ये जो ज्यादा तत्व है क्या है, वो ज़्यादा स्थायी रखते हैं, अपने पास स्थायित्व रखते हैं। ठीक है, 4, 12 और 16, 32। देखिए कार्बन 12 है और ऑक्सीजन 16 है, लेकिन F18 जो फ्लोरीन होता है अपने पास, ये ऐसे कम स्थायी है क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या अपने पास कम है, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा स्थायी होता है ना। ऑक्सीजन मिल जाता है ना, ऑक्सीजन हवा में भी है, सारी जगह है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा स्थायी है, हीलियम ज़्यादा स्थायी है, कार्बन ज़्यादा स्थायी है और सिलिकॉन या अपने पास सल्फर भी ज़्यादा स्थायी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये हो गया। और बात करें इसके बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी गुणों के बारे में पूछा जाता है, भाई बताइए बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में कुछ विशेषताएं लिखिए, बड़ा क्वेश्चन ही आता है इसके ज़्यादातर तो। ठीक है, और एक बात कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, बंधन ऊर्जा होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियनों की संख्या के, न्यूक्लियनों की संख्या के। बंधन ऊर्जा होती है बी, वो प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियनों की संख्या n के, और ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट अपने पास k आता है, जो एनर्जी के इक्विवेलेंट इसकी विनिमय मानी जाती है। ठीक है जी, B = Kn। किस प्रकार, जैसे जैसे आकार बढ़ता है, जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है, न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ती है, न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ती है तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है ना, और ये लगातार एनर्जी बढ़ती रहती है, लेकिन 56 के बाद ये कम होती है। इसके भी कारण बताता हूँ क्यों कम होती है। देखिए, जो बाइंडिंग एनर्जी की बात करें ये कम हो रही है, इसका कारण है जो न्यूक्लियनों की, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनकी दूरी, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की दूरी उस नाभिक से क्या हो रही है, या उस सेंटर से क्या हो रही है, वो दूर हो रही है। ठीक है, सेंटर से क्या होती है, वो दूर होती जाती है। जैसे जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं, उनके बीच में प्रतिकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल क्या है, विद्युत प्रतिकर्षण बल क्या है, ज़्यादा होने लग जाता है। विद्युत प्रतिकर्षण बल ज़्यादा होने लग जाता है तो जो न्यूक्लियर फोर्स अपने पास होता है वो अपने पास कम हो जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए वहाँ पे बंधन ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है, जबकि विद्युत प्रतिकर्षण बल का जो वैल्यू उसकी जगह ज़्यादा हो जाती है, जो ज़्यादा इफेक्ट डालती है इसकी तुलना में, जिससे क्या वो उसका स्टेबिलिटी कम होनी स्टार्ट हो जाती है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होने जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एक पॉइंट ये आ गया अपने पास। 4 हो गए पॉइंट या 5 हो गए? 4 हो गए ना। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पास आया है जो न्यूक्लियर फिजन, और अब इसकी मेरे हिसाब से जरूरत भी नहीं है, मैं बताता हूँ। अब एक अच्छा टॉपिक है जो इसी के अंदर है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व के अंदर ही है, ऐसे अलग से भी आप लिख सकते हो। 1 मिनट में थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लूँ। न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, अब अपने को क्या पता है कि जिन तत्वों, जो तत्व हल्के होते हैं, जो तत्व हल्के होते हैं वो भी कम स्थायी है। देखो ये हल्के, ये मध्य वाले, मध्यवर्ती जिसको बोलते हैं अपने। ठीक है, ये भारी, हल्के भी क्या है, अस्थायी आ रहे हैं, भारी भी क्या आ रहे हैं, अस्थायी आ रहे हैं, मतलब कम स्टेबल है, लेकिन मध्यवर्ती क्या आ रहे हैं अपने पास, स्थायी आ रहे हैं। ठीक है, अब जो तत्व भारी होते हैं, जो तत्व भारी होते हैं वो स्थायित्व प्रदान करने के लिए, अपने आप को स्थायी रखने के लिए क्या करते हैं,
उन अपने आप को तोड़ लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन। यानी वो बड़े नाभिक होते हैं, जो बड़े तत्वों के नाभिक होते हैं, वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अपने आप को क्या कर लेते हैं, विखंडित कर लेते हैं, अपना फिजन कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। और इस प्रक्रिया में एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है जी, एनर्जी रिलीज होती है, मुक्त ऊर्जा मुक्त होती है जी। ठीक है जी, एनर्जी रिलीज होती है, भारी तत्व टूट के मध्य वाले के भाग में आ जाते हैं और दोनों क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपने पास, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। ठीक है, सिमिलर ही एक इसके टॉपिक है, वो यहीं पे लिख देता हूं मैं, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, भारी तत्व तो टूट के मध्य में आ गए, लेकिन जो हल्के हैं वो क्या करेंगे, वो हल्के हल्के दो मिलकर मध्यवर्ती के बराबर बन जाएंगे। मतलब दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर या संलयन होके या आपस में जुड़कर मध्यवर्ती या एक स्थायी परमाणु के बराबर अपना क्या कर लेते हैं, द्रव्यमान संख्या के बराबर हो जाते हैं और अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्थायी कर लेते हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन, ठीक है जी। इसमें भी एनर्जी मुक्त होती है, ध्यान रखना, और इसमें भी एनर्जी मुक्त होती है, दोनों में एनर्जी रिलीज होती है जी। इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है और इसमें भी एनर्जी रिलीज हो रही है अपने पास। ठीक है जी, ओके। अभी और देख लेते हैं अपने आगे क्या करना है। थोड़ा सा पानी पी ले। ठीक है, ये टॉपिक अपने यहाँ पे ख़त्म करते हैं और ख़त्म हो भी जाता है यहाँ पे। इसके अलावा डिटेल में आगे देखेंगे। और अब अपने पढ़ते हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। किसके बारे में, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। न्यूक्लियर फोर्स बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, चाहे छोटा क्वेश्चन पूछ ले चाहे बड़ा क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन ये आएगा आएगा। ठीक है, मैक्सिमम तो यही पूछ लेते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स होता है क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए, बहुत बार पूछा है और हर पेपर में आ जाता है लगभग ये। ठीक है जी, नाभिकीय बल। ठीक है, आपने एक बात ध्यान रखनी है कि नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों को आपस में, न्यूक्लियनों से संबंधित जो बल होता है, जो उसको वहीं पे स्थायित्व प्रदान करता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। नहीं समझाया कोई बात नहीं, समझाता हूँ। देखिए क्या है कि एक नाभिक है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। ठीक है, बहुत सारे प्रोटॉन है, बहुत सारे न्यूट्रॉन है। अब अपने को पता है न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, न्यूट्रली होता है, जीरो, उदासीन होता है। लेकिन प्रोटॉन पे तो होता है ना जी पॉजिटिव। प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव अपने पास। तो ये सारे पॉजिटिव पॉजिटिव एक ही सेम क्वालिटी के चार्ज हो गए। ठीक है, सेम प्रकृति के, सेम नेचर के, तो एक दूसरे को क्या करना चाहिए, इनको, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा तो ये प्रोटॉन बाहर हो जाने चाहिए नाभिक से, और नाभिक क्या हो जाना चाहिए, अस्थायी हो जाना चाहिए। नाभिक क्या हो जाना चाहिए, अस्थायी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। हाँ, प्रत्येक चीज में नाभिक है, लेकिन वो कभी ऐसा तो नहीं टूट जाता है साथ के साथ। कोई भी नहीं टूटता, अपने किसी को चीज में मिला के रख लेते तो मिला रहता है ना।
तो ऐसा तो होता नहीं ना कि सेम पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करेंगे तो वो एक दूसरे से दूर दूर हट जाएंगे और नाभिक क्या हो जाएगा, अस्थायी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक और फोर्स काम कर रहा है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जो इस कूलाम फोर्स, उसको कूलाम फोर्स ही बोलते हैं ना, जो आवेशों के मध्य लगता है, इस कूलाम फोर्स से क्या है, वो ज़्यादा शक्तिशाली फोर्स है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा बल जो नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों और प्रोटोनों या न्यूट्रॉनों और प्रोटोनों को आपस में जोड़े रखने का काम करता है और नाभिक को स्थायी बनाने का काम करता है। उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स या नाभिकीय बल। ठीक है, उम्मीद है सारों को समझाया होगा। ठीक है, इसकी विशेषताओं से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, लाइक बहुत ही कम होते हैं, होते नहीं। मतलब अगर मैं बात करूं 100 व्यू है, उसके अंदर 20 लाइक होते हैं, 20 लाइक होते हैं। तो लाइक करने में क्या जाता है, आपका पैसे थोड़ी लगते हैं, है ना। आपका तो 1 मिनट लगेगा और हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर नहीं किया है, और लाइक भी कर दें। ठीक है जी। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो पहली प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स हिंदी में जिसको बोलते हैं लघु परास बल, यानी एक ऐसा बल जो न्यूक्लियर फोर्स है जिसकी जो रेंज है कितनी होती है, 10⁻⁻50 मीटर मानो। इसके अंदर ही, इतनी कम रेंज के अंदर ही ये काम करता है। यानी इससे अगर ज़्यादा हो जाए ना रेंजेस, देखो ये अपने पास है, अगर मैं इतनी दूरी इसकी क्या मानूँ, 10⁻⁻14 मीटर मानूँ, ठीक है, इतनी ये दूरी है जो इतनी मानूँ ये इस लाइन की, तो इसके अंदर ही ये काम करेगा। इसके बाहर होते इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, दिखता ही नहीं, नगण्य हो जाता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशन फोर्स तो यहाँ से लेके चांद तक के बीच में भी है, सूरज के तक, धरती से लेके सूरज तक इसका प्रभाव है। उसका तो हजारों करोड़ों किलोमीटरों में, प्रकाश लाइट ईयर में उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसका तो बहुत कम प्रभाव पड़ता है, इसलिए शॉर्ट रेंज फोर्स है। सबसे कम रेंज वाला फोर्स इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स को। ठीक है, सेकंड बात, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। आकर्षण या आकर्षित करने वाला फोर्स, या हमेशा अट्रैक्ट ही करता है, कभी भी ये रिपल्शन शो नहीं करेगा, हमेशा क्या है, अट्रैक्शन ही शो करेगा। ठीक है जी। थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज इंडिपेंडेंट, या बोलूं इसको आवेश स्वतंत्र। आवेश स्वतंत्र कैसे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने प्रोटॉन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसकी रेंज में जो है उसने तो इसको खींच लेना है। अब इसके पास प्रोटॉन प्रोटॉन ऐसे नहीं, दोनों को प्रतिकर्षित तो करता नहीं, न्यूट्रॉन हो जाए प्रोटॉन, दोनों की क्या करता है, आकर्षण ही शो करता है। इसलिए ये आवेश स्वतंत्र है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता अभी कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, कौन जीरो है, इसको कोई उदासीन है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने तो इसका काम क्या है, खींचना। ठीक है जी। फोर्थ प्रॉपर्टी, स्पिन डिपेंडेंट। स्पिन डिपेंडेंट की बात करें, जिसको बोलते हैं चक्रण आधारित भी बोल सकते हैं इसको आप हिंदी में, यानी इसको स्पिन से फर्क पड़ता है भाई, किसका एंटी क्लॉक स्पिन है, किसका क्लॉकवाइज स्पिन है, इससे ये जरूर प्रभावित होता है। ठीक है, इसकी चर्चा अपने आगे करेंगे। अभी आपने इसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखने की, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है और स्पिन डिपेंडेंट होता है, चक्रण पर आधारित होता है। भी अगर कोई
क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उस पर थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करता है, और जिसकी थोड़ी सी एंटी क्लॉकवाइज के ऊपर थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करता है जी। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करें इसकी, वो है इसकी, देखो ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, लेकिन अगर 0.8 इंटू 10⁻15 मीटर यानी और पास लेके आए इसको, 0.8 फर्मी से भी पास लेके आए, ये सेंटर है, ये 0.8 फर्मी वाली लाइन मान लो, ठीक है, इससे ये अपने पास क्या है -14 मीटर वाली जो ये वाली रेंज थी, यहाँ तक इसने क्या शो करना है, अट्रैक्शन। लेकिन इतनी सी लाइन है अंदर, इतनी सी पॉइंट्स के बीच में ये क्या शो करता है, थोड़ा सा प्रतिकर्षण शो करता है, आपस में चिपकने नहीं देता, पास जरूर खींचता है ये, तो प्रतिकर्षण भी ये थोड़ा सा शो करता है, लेकिन ये नगण्य ही होता है, करता जरूर है। ठीक है, इसका ज़्यादा अपने काउंट भी नहीं करते, क्योंकि इतना प्रॉपर्टीज के कहीं पे काम नहीं आती, बस इतना ध्यान रखना, ये थोड़ी सी टाइम के लिए प्रतिकर्षण शो करता है जब इसके पास बिल्कुल बहुत ज़्यादा पास इसके कोई परमाणु हो 0.8 फर्मी से कम पर। ठीक है, और ज़्यादा के लिए तो ये अट्रैक्टिव है ही। ठीक है, और रेंज भी इसकी कमी है ना। ठीक है, अब और देखें, देखिए एक ना आता है, अपने पिछले भी बाइंडिंग एनर्जी कर्व में भी पढ़ा था कि जैसे जैसे द्रवण संख्या ए बढ़ती है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है। बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो एक तरह की न्यूक्लियर फोर्स की तरह ही होता है वो भी, तो वो भी क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, इसका भी प्रभाव यही है, जैसे जैसे द्रवण संख्या बढ़ती जाती है तो न्यूक्लियर फोर्स का प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। द्रवण संख्या बढ़ती है तो न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाता है, अपने पास प्रभाव इसका कम हो जाता है, और विद्युत प्रतिकर्षी बल, विद्युत प्रतिकर्षी बल का प्रभाव क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि मेरी एक ध्यान रखना, 83 जिनका परमाणु क्रमांक है उससे जितने भी ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाले तत्व है वो क्या है, थोड़े से कम स्टेबल है, कम स्टेबल है या कम स्थायी है इससे कम वालों की तुलना में, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स का प्रभाव नहीं पड़ता। कारण पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा फिर बता देता हूँ कि जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ेगी उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। ठीक है जी, वो आपस में तो जैसे जैसे इनकी बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इनकी दूरी बढ़ जाएगी, दूरी ज़्यादा हो जाएगी उस सेंटर से जहाँ से ये न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है अपने पास, है ना। जो दूरी बढ़ेगी तो यहाँ पे इनका प्रभाव, विद्युत प्रतिकर्षी बल का प्रभाव ज़्यादा होएगा न्यूक्लियर फोर्स की तुलना में। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स का प्रभाव कम होएगा, इसकी अपेक्षा तो कम ही होएगा, उसकी रेंज तो इतनी है ना। जैसे बाहर वाले रेंज पे क्या हो जाएगा, इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे वो तत्व अस्थायी हो जाते हैं। जब तत्व अस्थायी हो जाते हैं तो क्या होता है कि ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ये विखंडित हो जाते हैं, जिसको अपने क्या बोलते हैं, नाभिकीय, नाभिकीय क्या बोलते हैं उसको, नाभिकीय विखंडन। जब नाभिकीय विखंडन प्राप्त विखंडन करते हैं तो कुछ तत्व अपने में से न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। एमिट करते हैं तो वो कौन सी प्रकृति में आ जाते हैं, रेडियोधर्मी, जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं ना उसको भी, वो अपने पास रेडिएशन शो करने लग जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, और इसका अगला नेक्स्ट पार्ट में आगे पढ़ेंगे। उम्मीद है सारों को समझाया होगा, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें आप, और लाइक भी कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। धन्यवाद।